है बार बार में, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और अगर जिसकी इस भद्रासन में स्थिति मतलब ये ठीक हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, अगर इस तरह से करना चाहिए ये करे। और अगर उसकी स्थिति सही हो रही है और वो इसका शरीर स्ट्रेचेबल है तो ये अपने घुटनों पे भी नहीं है, कोई एडी है इस पे भी बैठ सकता है, ऐसे करके ऐसे बैठ जाए। बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ेगा हमारे यहाँ जंघाओं पे, अपने प्रोस्टेट ग्रंथि पे, हमारे जनन ग्रंथियों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा, पुरुषों के लिए भी बहुत ही अच्छा। और पुरुष ऐसे करें, अब स्थिति लेंगे उष्ट्रासन। दोनों पैर सीधे करेंगे, दाईं ओर अपने हाथ रखेंगे और फिर बाईं ओर से अपने घुटनों को मोड़ेंगे और फिर ऐसे वज्रासन में आएंगे। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो मतलब खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। 10 मिनट तक करें तो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है और हमें हमारे शरीर को बहुत ही लाभ प्रदान करता है। हमारे यहाँ की मसल्स है, इस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका ध्यान रखें, जिसके घुटनों की प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। फिर आता है उष्ट्रासन में उसके जिसके चक्कर के आते हैं उसको ये ध्यान रखना है। अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, दोनों पैर अपने कंधे के पहले रहेंगे और एक हाथ दायां हाथ पीछे और बायां हाथ पीछे, पूरा पीछे झुकने का प्रयास करें। जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन, शोल्डर्स की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा आसन। लेकिन मेजर प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की बैक पेन, तो उसमें न करें, धीरे धीरे एक अभ्यास करने के बाद करें। और जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ऐसे करें, अर्धउष्ट्रासन करें। अर्धउष्ट्रासन भी हमारे इस प्रोटोकॉल में है, ऐसे करके ऐसे करें। जिसके चक्कर आ रही है उसको ये आसन न करें। मिर्गी की प्रॉब्लम है, माइंड दिमाग की प्रॉब्लम है, उसको ये आसन है। और धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे अब जो वापस आएंगे तो आगे अपना माथा आगे टिकने की संभावना रहती है, हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसे करें। फिर आता है शशांकासन। हम शशांकासन करते हैं तो जैसे मतलब उष्ट्रासन हम पीछे गए तो उसको कॉन्ट्रैक्शन पास वो जरूर करें। तो दोनों घुटनों को खोलेंगे आगे से, और जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुके। इस शशांकासन के भी 2-3 आसन होते हैं, तो वो 2-3 अलग अलग करें अभी, लेकिन धीरे धीरे प्रोटोकॉल चल रहा है तो ऐसे करके धीरे धीरे हम अपनी ठुड्डी को अपने आसन से टच करें और ऊपर की तरफ देखें, सामने देखें, ताकि शोल्डर जो ये अपना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिसके आगे करने से दिक्कत होगी, ऐसे करेंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। फिर अपन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं और उस रिलैक्स करने के बाद में उत्तान मंडूकासन, आगे से पैर दोनों खुले, पीछे दायां हाथ पीछे, फिर बायां हाथ पीछे, पूरे अपने इस चेस्ट को आगे की तरफ खचाव डालें, अपने कंधों पे खचाव डालें। कंधों के लिए बहुत ही अच्छा, अपने हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा आसन। कमर गर्दन हमारी सीधी रहती है, इससे हमारे शरीर में बैलेंस आता है। धीरे धीरे श्वास करते हुए वापस श्वास। स्थिति लेंगे वक्रासन, और धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे करेंगे और आगे पूरा खोलेंगे।
खोलने के बाद में वक्रासन की स्थिति लेंगे। तो दायां पैर हमारा यहाँ रहेगा अपने इस घुटने के पास, दायां हाथ पीछे और बायां हाथ ऐसे करके इसको यहाँ पकड़े, पूरा पीछे घूम जाए। जिसकी घुटने की प्रॉब्लम है वो आगे ये नहीं करे, और कमर की जगह प्रॉब्लम है वो भी नहीं करें, कम है उसमें चल सकता है। पूरे शरीर को घुमाए पीछे। सामान्य रहेंगे, श्वास हमारे सामान्य रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पोज, अपना दायां घुटना दाएं घुटने के पास में बायां पंजा रखेंगे, ऐसे करेंगे अपने हाथ को पीछे। इससे क्या है कि हमारी पूरी रीढ़ है वो रोटेट होती है, ट्विस्ट होती है। बैक ट्विस्ट बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों पैर पीछे, आगे एकदम से बिल्कुल सीधे करेंगे। फिर दोनों पैरों को पीछे लेके पेट के बल लेटेंगे। कोई भी काम, जैसे मतलब हम अगर एग्जाम देते हैं तो हमारा शरीर पूरा दिखाई देना चाहिए। अगर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो एग्जामिनर क्या करेंगे, हमारे क्या निरीक्षण करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। मकरासन में विश्राम करें। दोनों बाएं हाथ पे दायां हाथ और एक साइड में अपना सिर करेंगे। पैर पीछे से खुले, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ। रिलैक्स, गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। स्थिति लेंगे भुजंगासन, अपने दोनों एड़ी पंजे पीछे से मिली हुई। जैसे हमारी ये बेड़ियाँ हैं, एड़ी पंजे यहाँ से मिले नहीं है। जैसे मोटे लोग होते हैं उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और ये कमर गर्दन वाला जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण का काम करता है। लेकिन हर्निया की प्रॉब्लम है वो इसका ध्यान रखिए, ऐसे करके। तो एड़ी पीछे से मिली हुई, ऐसे करके पीछे मिली हुई, और दोनों हाथ हमारे यहाँ रहेंगे और सांस भरते हैं ऐसे। पूरे शरीर को ऐसे करेंगे, कंधे ऊपर की तरफ नहीं उचकाएंगे। एड़ी पीछे से मिली हुई, कमर पे बहुत ही अच्छा सुंदर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हर्निया की प्रॉब्लम है वो, इसको ध्यान रखें, इस आसन को नहीं करें। धीरे धीरे वापिस आएंगे। फिर स्थिति लेंगे शलभासन, अपने दोनों हाथ पीछे अपनी जंघा पे सेट करेंगे और दोनों पैरों को जैसे एक एक पैर का करना होता है ताकि इसे कॉन्ट्राक्टिकल पोज भी हो जाए। और फिर एड़ी, ये अपनी ठुड्डी है वो आसन से टच रखेंगे। दोनों पैरों को पीछे से पूरा उठाएं। ये मेरे पैर पीछे से घुटने मुड़ नहीं रहे हैं, मोड़ने नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है इस कैमरे में। मोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी घुटनों को सीधा रखना है। महिलाओं के लिए जननांग क्षेत्र है, वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे।
और जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो एक एक पैर करके करें, ऐसे करके। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभासन के बाद आता है अब करते हैं पेट के बल लेटने वाले आसन, जो ऐसे करके दिखाई देगा क्या? ऐसे करते हैं। इसे सेतु बंधासन, दो पीछे सोएंगे, पूरा सीधा पेट के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। कमर गर्दन वालों के लिए बहुत ही, बैक पेन हो उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए ऊपर, स्थिति लेंगे उत्तान पादासन, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पे, कोई भी कर सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्वास भरते हुए ऊपर, इससे क्या है कि जिसकी नाभि डिगी हुई है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जब तक हमारे शरीर में कंपन न हो जाए, श्वास नीचे नहीं लाए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हमारा उत्तान पादासन, और स्थिति लेंगे उत्तान पादासन के बाद में अर्ध हलासन, कि पूर्ण हलासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रोटोकॉल में वही आसन रखे जाते हैं जो सब व्यक्ति कर सकते हैं, प्राय सब व्यक्ति कर सकते हैं। तो अर्ध हलासन किया जाता है। अर्ध हलासन में दोनों हाथ साइड में रखेंगे, अपनी जंघा से चिपका के थोड़ा सा 1-2 इंच का फर्स्ट, श्वास भरते हुए ऊपर, यह अर्ध हलासन। जिसकी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे प्रोटोकॉल के आधार पर तो इसको नहीं रखा गया पूर्ण हलासन को, लेकिन वैसे साधारण व्यक्ति जो साधक है वो कर सकता है। इसे धीरे धीरे श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापिस अपने आसन से टच करें, और जिसके कमर की प्रॉब्लम है वो पूर्ण हलासन में कहीं अगर शास्त्रासन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। या विपरीत करनी मुद्रा भी कर सकते हैं। विपरीत करनी मुद्रा भी बैक पेन वालों के लिए परिचित है, लेकिन अर्ध हलासन थोड़ा सा कर सकते हैं हम, मतलब 80 डिग्री या इसके आसपास हम कर सकते हैं। तो ये हुआ अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। उसके बाद में आता है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारी गैस को बाहर निकालने में बहुत ही सुंदर आसन है, जिसको गैस की प्रॉब्लम है वैसे साधारण व्यक्ति को भी करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। सुबह उठते वक्त भी, जब बिस्तर से जब उठते हैं, अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, और उसके बाद में जब हम उठते हैं तो पवन मुक्तासन करके उठेंगे तो हम अच्छे से फ्रेश होंगे, हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जिसके डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है वो घुटनों को ऐसे नहीं मोड़े, नहीं घुटनों को तो मोड़ सकते हैं, लेकिन कम ये नासिका है वो घुटने के नहीं लगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो स्थिति लें पवन मुक्तासन,
दायां पैर दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे और दायां पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए, भरे हुए श्वास में अपने पंजे को आगे की तरफ खींच के रखेंगे, दोनों पैरों के पंजों को, और इस चेस्ट को पूरे इस घुटने को चिपका के रखेंगे, पूरा फुल श्वास लेंगे। और जिसकी सर्वाइकल और बैक पेन है वो इसको आगे जैसे अपनी गर्दन को नहीं उठाएं। बैक पेन वाले फिर भी उठा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा दिक्कत है नहीं उठा सकते। लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे इस नासिका को आगे नहीं लगाएंगे अपने घुटने में। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने से टच करें। श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन, श्वास भरते हुए अच्छी गर्दन, फिर पैर, फिर दूसरे पैर को लेंगे, फोल्ड करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरेंगे, अपने चेस्ट तक चिपका के रखेंगे। पंजा सामने, पंजे में कसा होना चाहिए आगे की तरफ। पूरा चेस्ट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के साथ श्वास खत्म करते हुए आगे, फिर श्वास लेते वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए। ये हुआ हमारा पावन मुक्तासन। इसके बाद में हम जैसे मतलब आपको बता ही देती हूँ, शवासन, जैसे सीधा लेट करके अपने दोनों पैरों को 2 फुट पर खोल लेंगे और अपने दोनों हाथ जंघाओं पे रहेंगे, दिमाग के पास ऐसे ही रहेंगे और पूरा रिलैक्स अपने श्वासों को, आती जाती श्वासों को देखें, अपने पूरे पैरों को, अपने पूरे ऑर्गन्स का निरीक्षण करें। 3 मिनट का शवासन जरूरी होता है। और उसके बाद में जब हम प्राणायाम का लेते हैं तो प्राणायाम में जैसे प्रोटोकॉल है इसमें रखा है। प्रोटोकॉल में कपालभाति, तो दोनों पैरों को सीधा करेंगे, पद्मासन लगाएंगे। जिसकी पद्मासन नहीं लगता वो पद्मासन नहीं लगाई, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है वो, तो जिसकी प्रॉब्लम है वो पद्मासन नहीं लगाए, बाकी के जिससे लगता है वो लगाने का प्रयास करें पद्मासन। अब स्थिति लेंगे हम कपालभाति। पसीना आ चुका है ऐसे सिर में, शरीर में, पूरे में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कपालभाति में हमारा पेट है, जैसे श्वास को, जैसे हम आगे कोई भी मोमबत्ती रख सकते हैं या किसी चीज़ पे हम केंद्रित कर सकते हैं अपने ध्यान को, लेकिन इसमें श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। इसलिए ये कपालभाति है वो सभी प्राणायाम में और सभी आसन में महत्वपूर्ण माना जाता है। केवल कपालभाति करने से भी हमारा शरीर है वो स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर है वो स्वास्थ्य इससे श्वासों पे डिपेंड है। अगर हम लंबा श्वास लेंगे, गहरा और लंबा, तो हमारे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, हमें फेंकना है सिर्फ श्वास को। एक जैसे मतलब 40 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और जो युवा हैं वो 1 सेकंड में 2 या जितने भी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 15 मिनट से ज़्यादा एक बार में कपालभाति नहीं करना चाहिए। 15 मिनट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर हम रुक रुक के करना चाहिए, दिन में 2-3 बार।
जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है कि बाह्य प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण बताया है कि उस श्वास को बाहर रोकना। और फिर हम जब श्वास लेते हैं तो अंदर अपने पूरे फेफड़े, अपनी एल्वेली, ब्रोंकाई, ब्रांकाइटिस, पूरा ऑक्सीजन अंदर जाता है। बहुत ही स्वास्थ्य में लाभदायक होता है। जिसके हर्निया की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, दिमागी प्रॉब्लम है, एलर्जी है, वो इस कपालभाति को न करें। और जब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा सुधार में आ जाए तब धीरे धीरे कर सकते हैं। रिलैक्स। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा, और जिसकी वायु की प्रॉब्लम रहती है वो वायु मुद्रा कर सकते हैं। वायु मुद्रा अपने इस इंडेक्स फिंगर को अपने इस गद्दी में लगाएंगे, अंगूठे की गद्दी में ऐसे लगाएंगे, 3 अंगूठियाँ सीधी रहेंगी। ये प्राणायाम की मुद्रा इस प्रकार से। दाएं हाथ की दाएं नासिका पुट को टच करेंगे। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में क्या अंतर है? अनुलोम विलोम, पहले अनुलोम विलोम करके नाड़ी शुद्धि करना चाहिए। अनुलोम विलोम तो क्या है कि हम श्वास रोकेंगे नहीं, श्वास लिया फिर वापस रोक लिया थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस निकाल दिया। नाड़ी शुद्धि में क्या होता है कि श्वास को पहले हम 1 to 2 का रेशो रखते हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। पहले 1 में जैसे भरा, 5 सेकंड में जैसे भरा, 10 सेकंड रोका, फिर 10 सेकंड वापस बाहर निकाला। इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि में होता है। तो अनुलोम विलोम दिया है हमारे इस प्रोटोकॉल में। तो दाई नासिका पुट को टच करेंगे, बाई नासिका से श्वास भरेंगे। हमारी श्वास की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। दाई नासिका से श्वास को भरेंगे, दाई नासिका को टच करेंगे, श्वास को पूरा निकाल देंगे। जिस नाक से श्वास लेते हैं उसी नाक से श्वास को बाहर निकालना होता है। ये एक राउंड है, और जैसे भी हम 2-3 राउंड कर सकते हैं इसका। और ज़्यादा साधक जैसे मतलब बहुत ही इस योग में पारंगतता प्राप्त कर लेता है तो उसको लंबे टाइम तक करना चाहिए, ताकि इससे हमारे शरीर में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। भ्रामरी जैसे हम करते हैं कि हमारी 2 उंगलियां आँखों पे, इंडेक्स और मध्यमा अंगुली, और ये अनामिका है ये अपने होठों पे, और कनिष्ठिका अपने इसमें ठुड्डी पे। पूरा नाक से श्वास भरेंगे, फिर अंगूठा अंदर लगाएंगे अपने कान के अंदर, फिर भंवरे की तरह अपने को आवाज़ निकालनी है। फिर से करें। और जिसके हाइपरटेंशन की, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये भ्रामरी पहले इसमें, क्योंकि इस हाथ पे श्वास को रोकना और फिर भरना, इसमें दिक्कत आ सकती है। ध्यान मुद्रा, जैसे दोनों हाथों को अपने अंगूठे पे रखेंगे, घुटने पे रखें, अंगूठे का नाम निकल गया। अपने घुटने पे रखेंगे, घुटने पे अपनी हथेली का पृष्ठ भाग रहेगा। तत्र प्रत्यक्तांता ध्यानम। पहले धारणा में जाना पड़ता है, फिर ध्यान में जाना पड़ता है। ध्यान जल्दी से हम नहीं लगा सकते, लगता भी नहीं है, पहले इसका अभ्यास करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस हिसाब से इसका हम नियम करना चाहिए। तो ध्यान में धीरे धीरे अपने श्वासों को देखें, अपने विचारों को देखें, बाहर का वातावरण देखें, हमारी आवाज़ें सुनें, अपने अंदर विचारों में खो जाएं और फिर निर्विचार हो जाएं। फिर आता है
शांति पाठ। तो दोनों हाथ अपने प्रणाम मुद्रा में जैसे हमारा ये अंगूठे हैं दोनों मिले हुए, हथेलियाँ पूरी मिली हुई, और अंगूठा है ये यहाँ अपने छाती के जस्ट पास में होना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से। और पूरे शरीर हथेलियों को दबा के नहीं रखना है, रिलैक्स एकदम से नॉर्मल हल्के रूप में लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति शांति शांति। अपने इष्ट देव को नमन करें। हमारे शिव हैं, कृष्ण हैं, जिस देवता को आप पुकारते हैं उसकी सेवा करते हैं, उसको नमन करें। धरती माता को नमन करें कि हमारे भार को उठा रखा है, आपको हमें अन्न देते हैं, धन देते हैं, वायु देते हैं, अग्नि देते हैं, जल देते हैं। तो आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद आपको। हे माँ धरती माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से अपने आप का दर्शन करें। अपने चेहरे पे लगाएं, अपने पूरे शरीर तक इस तेज को पहुंचाने का प्रयास करें। धीरे से अपनी अंगुलियों को थोड़ा सा खोल करके देखें। जो भी जीवात्मा, जो भी निर्जीव जीव, जो भी सजीव जीव आपके सामने है, उसको देखें और उस पुण्य आत्मा को देखें या फिर उस निर्जीव जीव है उसको देखें पॉजिटिविटी के साथ। धीरे से अपनी आंखें खोलें, रिलैक्स। शांत। बहुत ही सुकून महसूस होता है जब हम आसन करते हैं। ऐसे करने से बहुत ही सुकून महसूस होता है। लोग न मालूम किस चीज़ में खोए रहते हैं। ध्यान लगाना, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, आसन सब करना, योगासन, योग बहुत बड़ी चीज़ है। योग समाधि है। इस समाधि को हम जब धारण करते हैं तो एक व्यक्ति है वो उसका एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व बन जाता है, व्यक्तित्व में निखार आता है। इस प्रकार से कहते हैं कि एक सबसे सुंदर दोहा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। अगर इसका जब हम पालन कर लेते हैं तो ये पालन जल्दी से नहीं होता। योग करने के बाद में हम इस चीज़ पे, इस दोहे पे हम पारंगत होते हैं कि मित्री करने वाले लोगों से मित्रता करें, करुणा जिस तो दया केवल लायक हैं उससे दया करें, और जो पुण्य आत्माएं हैं उसके साथ मुदिता प्रसन्नता का भाव रखें, और जो उपेक्षा, जो निकृष्ट व्यक्ति हैं उसके प्रति उदासीन हो जाए, उसी को तकलीफ न दें, उसके प्रति उदासीन हो जाए। ये भगवान महर्षि जो पतंजलि ने हमें इस योग सूत्र में ये दिया है, बताया है। तो इन चीज़ों का पालन जब हम करते हैं और एक जैसे दीर्घ का निरंतर ही सत्कार सेविते दृढ़ भूमि, तो इस अपना जो है आसन जो भी हम करने बैठते हैं योग, तो दीर्घ काल तक करें, निरंतर करें और श्रद्धापूर्वक करें। जब जाकर के हमें इस चीज़ में एक महारत हासिल होती है, अन्यथा नहीं। तो आज बस इतना ही।
विशेष तौर से मैं इस चीज़ को डरती हूँ कि मेरे फ़ोन का जो वो स्पेस है नहीं है, फुल भर चुका है, तो मैं वीडियो डालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। इसलिए डर डर के बनाती हूँ, लेकिन फिर भी बना लेती हूँ। नया मोबाइल लाऊंगी तब मैं बनाऊंगी, अच्छे वीडियो डालूंगी आपको। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपनी धरती माता को स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।